नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के यूरोप के नक्शे को बदलने वाले एक बहुत शक्तिशाली विचार की पड़ताल करने जा रहे हैं, राष्ट्रवाद। हमारे सामने इतिहास की पाठ्यपुस्तक के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि एक राजा की प्रजा होने की सोच से निकलकर एक देश का नागरिक होने का विचार लोगों के दिमाग में आया कैसे। बिल्कुल। परीक्षा के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था। आज हम जर्मनी, इटली, फ्रांस जैसे देशों को बहुत स्वाभाविक समझते हैं, लेकिन तब ये या तो थे ही नहीं या बिल्कुल अलग थे। अच्छा। यह कहानी क्रांतियों की है, नए विचारों की है और इस बात की है कि कैसे राजनीति ने लोगों की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। ये राजवंशों के साम्राज्य से नागरिकों के राष्ट्र राज्य बनने का सफर है। चलिए तो फिर इस सफर को शुरू से समझते हैं और शुरुआत एक पेंटिंग से करते हैं। जरूर। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने एक तस्वीर बनाई जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी एक मूर्ति को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुझे ये हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। सिर्फ एक तस्वीर ही तो है, इसमें इतना खास क्या था? खास ये था कि ये तस्वीर उस दुनिया को दिखा रही थी जो उस समय थी ही नहीं। का घोषणा पत्र। सोरियू ने हर देश के लोगों को उनके झंडों और पहनावे से अलग अलग पहचाना। हाँ। ये कहना कि दुनिया राजाओं की नहीं बल्कि अलग अलग राष्ट्रों की होनी चाहिए, ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। तो फिर इस राष्ट्र का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक ही भाषा बोलने वाले या एक ही धर्म को मानने वाले लोगों का समूह है? ये सबसे बड़ा सवाल था उस समय। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने इस पर बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्र किसी एक भाषा, नस्ल या धर्म से नहीं बनता। तो फिर किससे बनता है? राष्ट्र बनता है एक साझा इतिहास, कुर्बानियों और गौरव की भावना से। उन्होंने इसे रोजाना होने वाला जनमत संग्रह कहा। रोजाना होने वाला जनमत संग्रह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब राष्ट्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह लोगों की रोजमर्रा की इच्छा है कि वे एक साथ रहना चाहते हैं। और इस विचार को हकीकत में बदलने की पहली बड़ी कोशिश फ्रांसीसी क्रांति में हुई 1789 में, जब उन्होंने ऐलान किया कि फ्रांस का भाग्य कोई राजा नहीं बल्कि फ्रांस के नागरिक तय करेंगे। हाँ। पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है। आप लोगों को सदियों पुरानी राजा के प्रति वफादारी भुलाकर एक बिल्कुल नए राष्ट्र के विचार से कैसे जोड़ते हैं? ये सिर्फ ऐलान करने से तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, ये एक तरह की बहुत सोची समझी ब्रांडिंग एक्सरसाइज थी। उन्होंने नए प्रतीक गढ़े ताकि लोगों को लगे कि वो अब किसी राजा की प्रजा नहीं बल्कि एक बड़े परिवार, एक राष्ट्र के सदस्य हैं। जैसे ला पत्री यानी पितृभूमि और ल सितोयें यानी नागरिक जैसे शब्दों पर जोर दिया गया। ये कहने का एक तरीका था कि ये जमीन हमारे बाप दादा की है और हम सब इसके बराबर के हिस्सेदार हैं। और उन्होंने अपना पुराना शाही झंडा हटाकर नया तिरंगा झंडा अपना लिया। ये भी उसी ब्रांडिंग का हिस्सा था। हाँ बिल्कुल। एक नया झंडा, राष्ट्र के नाम पर शपथें, शहीदों का गुणगान, ये सब लोगों में एक सामूहिक पहचान बनाने के लिए था। इसके अलावा उन्होंने बहुत व्यवहारिक कदम भी उठाए। पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून लागू किया जिसे हम केंद्रीय प्रशासनीय व्यवस्था कहते हैं। मतलब पहले अलग अलग कानून होते थे? हाँ, मतलब इससे पहले अगर आप पेरिस में हैं और कोई 50 किलोमीटर दूर दूसरे इलाके में है तो आप पर अलग अलग कानून लागू होते थे। क्रांति ने कहा अब ये सब नहीं चलेगा, एक देश एक कानून। और व्यापार को आसान बनाने के लिए देश के अंदर के सारे टैक्स और चुंगियां खत्म कर दी। वजन और माफ का भी एक जैसा सिस्टम लागू किया। ये सुनने में छोटे कदम लगते हैं, पर शायद इससे लोगों को पहली बार महसूस हुआ होगा कि वे एक आर्थिक इकाई का हिस्सा हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और सबसे बड़ा कदम था भाषा को लेकर। फ्रांस में कई क्षेत्रीय बोलियां थीं, उन्हें हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। अच्छा। मकसद साफ था, एक देश, एक पहचान, एक भाषा। और ये विचार इतना शक्तिशाली था कि फ्रांसीसी सेनाएं इसे अपने साथ पूरे यूरोप में ले गईं। लेकिन उन सेनाओं के साथ साथ नेपोलियन भी तो आया और उसने इस कहानी में एक नया पेंच डाल दिया ना। हाँ। एक तरफ तो वो क्रांति के विचार फैला रहा था, दूसरी तरफ खुद एक तानाशाह था। ये बहुत विरोधाभासी लगता है। हाँ, और यही नेपोलियन युग की सबसे दिलचस्प बात है। उसने फ्रांस में लोकतंत्र को खत्म कर दिया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने प्रशासन को बेहद आधुनिक बना दिया। कैसे?
1804 की उसकी नेपोलियन संहिता या नेपोलियनिक कोड इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर कर दिया और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। तो जब उसकी सेनाएं दूसरे देशों जैसे इटली या जर्मनी गईं, तो उन्होंने वहां भी ये सुधार लागू किए? हाँ, उसने अपने नियंत्रण वाले इलाकों में सामंती व्यवस्था को खत्म किया, किसानों को भूदास्ता और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई, शहरों में कारीगरों के संघों पर लगे नियंत्रण को हटा दिया। शुरू में तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, इन सब जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का आजादी के दूतों की तरह स्वागत किया। के लिए पैसा चाहिए था तो उसने टैक्स बढ़ा दिए। अच्छा। उसे सैनिक चाहिए थे तो उसने जीते हुए इलाकों से लोगों की जबरदस्त भर्ती शुरू कर दी। विचारों पर सेंसरशिप लगा दी। लोगों को लगने लगा कि प्रशासनिक सुधारों की कीमत उन्हें अपनी आजादी से चुकानी पड़ रही है। और फिर 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई। इसके बाद तो यूरोप के पुराने राजा महाराजा वापस अपनी ताकत जमाने में लग गए होंगे। बिल्कुल। उन्होंने सोचा होगा कि क्रांति का ये जिन अब वापस बॉटल में बंद हो जाएगा। बिल्कुल। ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, वे वियना में मिले। उनका एक ही मकसद था, यूरोप को वापस वैसा ही बना देना जैसा वो क्रांति से पहले था। इसे रूढ़िवाद या कंजर्वेटिज्म का दौर कहते हैं। उन्होंने फ्रांस में फिर से बोर्बोन राजवंश को गद्दी पर बिठा दिया और कोशिश की कि राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों को कुचल दिया जाए। उन्होंने कड़े सेंसरशिप कानून बनाए ताकि अखबारों, किताबों और नाटकों में सरकार की आलोचना न हो सके। लेकिन क्या विचारों को ऐसे दबाया जा सकता है? एक बार आजादी और बराबरी का स्वाद चखने के बाद लोग चुप कैसे बैठ सकते थे? नहीं बैठ सकते थे। तो जब सरकारों ने सख्ती दिखाई तो इन क्रांतिकारियों ने छुपकर काम करना शुरू कर दिया। पूरे यूरोप में गुप्त समाज, मतलब सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगे। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था राजशाही का विरोध करना और राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए लड़ना। और इन्हीं में से एक बड़ा नाम आता है ग्यूसेप मैज़ीनी का, एक इटालवी क्रांतिकारी। हाँ। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो उस समय यूरोप के सबसे ताकतवर लोगों में से थे, उन्होंने मैज़ीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। मैज़ीनी में ऐसा क्या था कि वो इतने खौफजदा थे? मैज़ीनी एक जोशीले राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि भगवान ने इंसानों को राष्ट्रों में बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों का छितड़ा नहीं रहना चाहिए, उसे एक होकर एक गणराज्य बनना चाहिए। ये विचार तो राजशाही के लिए खतरनाक था, जहर के समान था। मैज़ीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए, जिनके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी के युवा थे। वो एक प्रेरणा बन गए थे। इसी दौरान राष्ट्रवाद को फैलाने का एक और तरीका सामने आया जो लड़ाई झगड़े से अलग था, संस्कृति का रास्ता, जिसे रोमांटिकवाद या रोमांटिसिज्म कहा गया। ये क्या था? ये एक बहुत दिलचस्प मोड़ था। रोमांटिकवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने तर्क और विज्ञान की जगह भावनाओं, अंतर्ज्ञान और रहस्यमयी भावनाओं पर जोर दिया। अच्छा। उनका मानना था कि किसी राष्ट्र की सच्ची आत्मा तर्कों में नहीं, बल्कि उसके लोकगीतों, लोक कथाओं और लोक नृत्यों में बसती है। मतलब जो चीजें पहले पिछड़ी या गवार मानी जाती थीं, जैसे गांव के नाच गाने, दादी नानी की कहानियां, वो अचानक राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड हर्डर ने कहा, असली जर्मनी महलों और यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि आम लोगों, दास फोल्क में बसता है। उन्होंने इसे वॉल्क्सगाइस्ट कहा, यानी राष्ट्र की आत्मा। वाह। तो राष्ट्र को बनाने के लिए सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि कविता, कहानियां, संगीत और भाषा का भी इस्तेमाल होने लगा। जैसे पोलैंड पर जब रूस का कब्जा था, तो वहां के लोगों ने अपनी पोलिश भाषा को रूसी प्रभुत्व के खिलाफ प्रतिरोध के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और फिर 1848 का साल आया, जिसे क्रांतियों का वर्ष कहते हैं। पूरे यूरोप में एक साथ विद्रोह की लहर दौड़ गई। इसकी वजह क्या थी? वजहें कई थीं। एक तो बढ़ती आबादी, बेरोजगारी और गरीबी। शहरों में भीड़ बढ़ रही थी और गांव से लोग काम की तलाश में आ रहे थे। 1848 में खाने पीने की चीजों की भारी कमी हो गई, जिससे पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। और जब पेरिस में कुछ होता था तो उसकी गूंज पूरे यूरोप में सुनाई देती थी। तो इस बार विद्रोह की कमान किसके हाथ में थी? इस बार कमान थी पढ़े लिखे उदारवादी मध्य वर्ग के हाथ में। जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, जहां भी अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं बने थे, वहां इस वर्ग ने संविधान और संसदीय सरकार की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। अच्छा। जर्मनी में तो फ्रैंकफर्ट शहर में बाकायदा एक नेशनल असेंबली बुलाई गई, जिसने एक नए जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान भी तैयार कर लिया। लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई, क्यों?
क्योंकि उनके पास अपने संविधान को लागू करवाने की ताकत नहीं थी। उन्होंने प्रशिया के राजा को नए जर्मनी का ताज पहनाना चाहा, लेकिन राजा ने इनकार कर दिया क्योंकि वह संसद के अधीन नहीं रहना चाहता था। और सेना ने भी उनका साथ नहीं दिया। उदारवादियों का ये सपना टूट गया। तो 1848 के बाद ऐसा लगने लगा होगा कि राष्ट्रवाद का उदारवादी सपना खत्म हो गया, लेकिन हुआ इसका उल्टा, है ना? हाँ। राष्ट्रवाद का विचार और मजबूत हो गया, पर उसका चरित्र बदल गया। हाँ, और ये कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। 1848 के बाद राष्ट्रवाद पर से उदारवादियों और लोकतंत्रवादियों का एकाधिकार खत्म हो गया। अब रूढ़िवादी ताकतों ने महसूस किया कि वे भी अपने राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी की कहानी तो समझ आती है, एक मजबूत राज्य प्रशिया और एक चालाक नेता ओटो वॉन बिस्मार्क। बिल्कुल, बिस्मार्क इस नए दौर का प्रतीक था। वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि देश का भाग्य भाषणों और बहुमत के वोटों से नहीं, बल्कि खून और लोहे मतलब ब्लड एंड आयरन से तय होता है। वो प्रशिया का मुख्यमंत्री था और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशिया की सेना और नौकरशाही की ताकत का इस्तेमाल किया। उसने 7 साल में 3 बड़े युद्ध लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, और उन्हें हराकर जर्मनी को एक कर दिया। और 1871 में सम्राट घोषित कर दिया गया। हाँ, 1871 में वर्साय के शीश महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। लेकिन इटली की कहानी तो अलग थी। वो तो कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था और वहां प्रशिया जैसी कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। वहां एकीकरण की चिंगारी कहां से आई? इटली की कहानी ज्यादा बिखरी हुई और नाटकीय है। यहाँ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि 3 बिल्कुल अलग अलग तरह के किरदार सामने आते हैं। 3 किरदार? हाँ, एक विचारक, एक राजनेता और एक योद्धा, यानी मैज़िनी, कावूर और गैरिबाल्डी। मैज़नी के बारे में तो हमने बात की, वो आत्मा थे जिन्होंने एक एकीकृत इटली का सपना देखा। बाकी 2 कौन थे? दूसरे थे काउंट कैमिलो दे कावूर, जो सार्डिनिया पिडमोंट राज्य के मुख्यमंत्री थे। वे दिमाग थे। वे न तो क्रांतिकारी थे, न ही लोकतंत्रवादी। तो फिर क्या थे? वे एक चतुर राजनेता थे। उन्होंने फ्रांस से एक कूटनीतिक संधि की और उसकी मदद से 1859 में ऑस्ट्रियाई सेना को हरा दिया, जिससे उत्तरी इटली का एकीकरण हुआ। और तीसरे गैरिबाल्डी, वो योद्धा कैसे थे? ग्यूसेप गैरिबाल्डी तलवार थे। उन्होंने रेड शर्ट्स नाम से हजारों सशस्त्र स्वयंसेवकों की एक सेना बनाई और दक्षिण इटली पर चढ़ाई कर दी। अच्छा। वहां के स्थानीय किसानों का समर्थन जीतकर उन्होंने स्पेन के शासकों को हटा दिया। बाद में उन्होंने अपना जीता हुआ इलाका सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया और इस तरह 1861 में एकीकृत इटली का जन्म हुआ। ठीक है, तो जर्मनी और इटली अब नक्शे पर आ चुके हैं, लेकिन एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता। लोगों को यह महसूस कैसे कराया जाए कि वे अब एक राष्ट्र हैं? ये तो एक अमूर्त विचार है। कलाकारों ने इसे कोई ठोस शक्ल कैसे दी? उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प तरीका अपनाया, राष्ट्र का मानवीकरण। यानी राष्ट्र को एक इंसान और खास तौर पर एक महिला के रूप में चित्रित किया। जैसे भारत में हम भारत माता की कल्पना करते हैं। अच्छा। तो फ्रांस और जर्मनी में भी ऐसे ही प्रतीक बनाए गए। हाँ, फ्रांस में राष्ट्र का प्रतीक बनी मरियान। ये एक लोकप्रिय ईसाई नाम था। उसकी तस्वीरों में लाल टोपी, तिरंगा और कलगी जैसे स्वतंत्रता के प्रतीक इस्तेमाल किए गए। उसकी मूर्तियां चौराहों पर लगाई गईं ताकि लोगों को एकता की याद आती रहे। और जर्मनी में राष्ट्र का रूपक बनी जर्मेनिया। जर्मेनिया? हाँ, जर्मेनिया। वो बलूत यानी ओक के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये तस्वीरें एक तरह से राष्ट्र का चेहरा बन गई। तो ये राष्ट्रवाद का विचार जो स्वतंत्रता और एकता के एक महान आदर्श के रूप में शुरू हुआ, क्या वो हमेशा इतना ही आदर्शवादी बना रहा? नहीं, दुर्भाग्य से नहीं। 19वीं सदी के अंत तक आते आते राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलने लगा। कैसे? ये अपने उदारवादी और लोकतांत्रिक स्वभाव को खोकर एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया। अब राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे से लड़ने, झगड़ने लगे और हमेशा तैयार रहते थे।
और इसका सबसे विस्फोटक नतीजा शायद बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला, जिसे यूरोप का बारूद का ढेर भी कहा जाता था। बिल्कुल। बाल्कन में आज के रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस जैसे कई देश शामिल थे और यहाँ अलग अलग स्लाव राष्ट्रीयताएं रहती थीं। वे सब अपनी पहचान और आज़ादी के लिए लड़ रही थीं। तो इलाका बहुत अस्थिर हो गया होगा। बहुत ज्यादा। और यूरोप की बड़ी ताकतों रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी ने इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। वे सब अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बाल्कन के राष्ट्रवादी तनाव को और हवा दी। और इसी का नतीजा प्रथम विश्व युद्ध था। हाँ, इसी आपसी होड़ और टकराव की वजह से इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और आखिरकार यही चीज पहले विश्व युद्ध का कारण बनी। राष्ट्रवाद, जो साम्राज्यों से आजादी दिलाने वाला विचार था, अब खुद साम्राज्यवाद का एक हथियार बन चुका था। तो ये कमाल की यात्रा है। हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी विचार के रूप में शुरू हुआ, जिसने लोगों को आज़ादी के लिए प्रेरित किया। फिर ये देश बनाने का एक व्यवहारिक साधन बना, जैसा बिस्मार्क और कावूर ने इस्तेमाल किया। और अंत में ये साम्राज्यवाद के साथ मिलकर एक विनाशकारी ताकत बन गया। ये एक बहुत जटिल और शक्तिशाली विचार है जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है। और ये हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? स्रोत बताते हैं कि यूरोप के साम्राज्यवाद का विरोध करने वाले आंदोलन भी राष्ट्रवादी थे। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी एक राष्ट्रवादी आंदोलन था। हाँ, बिल्कुल। तो ये सोचने वाली बात है कि औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए देशों में जो राष्ट्रवाद विकसित हुआ, वो 19वीं सदी के आक्रामक यूरोपीय मॉडल से किस तरह अलग था।